आज हम कर रहे हैं कक्षा 12th प्रश्न बैंक के अंतर्गत जो सीरीज चल रही है प्रश्न बैंक की, इसके अंतर्गत आज हम कर रहे हैं कक्षा 12th में पॉलिटिकल राजनीति विज्ञान का एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज का जो राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो जारी किया गया है प्रश्न बैंक, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं अपने एक वीडियो में पूरे करवा चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवा रही हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड फिलअप्स, और आने वाले वीडियो में मैं आपको सभी बड़े क्वेश्चंस जो आपको मेन टॉपिक्स करने हैं वो सारे जितने भी हैं मेन टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं उन सबके बारे में बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। हम प्रारंभ करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की व्याख्या सर्वप्रथम किस विचारक ने की? आपके पास में क्वेश्चन है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की व्याख्या सर्वप्रथम किस विचारक ने की? इसका आंसर है प्लेटो ने। लिखे हुए नहीं है इसके आंसर, मैं केवल आंसर बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से आपको वीडियो सुनना है। न्याय की निष्पक्षता को राज व्यवस्था के आधारभूत प्रवृत्ति किस विचारक ने माना है? मनु व कौटिल्य ने। कानून के उल्लंघन पर दिया जाने वाला दंड न्याय के किस रूप को परिलक्षित करता है? कानूनी न्याय को। न्याय के भारतीय प्रतिपादक कौन कौन है? इसका आंसर है चौथे नंबर क्वेश्चन का मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, सोमदेव, विदुर। ये सभी भारतीय न्याय के प्रतिपादक हैं। मध्यकाल में न्याय के दो प्रतिपादक कौन थे? मध्यकाल में न्याय के दो प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर आएगा बच्चों संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास। आर्थिक विषमता की बात किस विचारक ने कही है? इसका आंसर है समाजवादी विचारक ने। आर्थिक विषमता की बात कही है समाजवादी विचारकों ने। अरस्तु ने न्याय के कितने प्रकार बताए हैं? इसका उत्तर है देखिए, प्रयोग क्षेत्र के आधार पर अरस्तु ने न्याय के दो रूप प्रस्तुत किए हैं। एक तो है वितरणात्मक न्याय, दूसरा है सुधारात्मक न्याय। आठवां क्वेश्चन, प्लेटो ने मानवीय आत्मा के कौन से सद्गुण माने हैं? इसका आंसर देखिए, मानवीय आत्मा में 3 तत्व माने हैं प्लेटो ने। एक माना है बुद्धि, एक माना है शौर्य, एक माना है तृष्णा। जेरेमी बेंथम के अनुसार न्याय क्या है? इसका आंसर देखिए, जेरेमी बेंथम ने अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को न्याय का मूल मंत्र माना है। इसका आंसर है बच्चों, अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख को न्याय का मूल मंत्र माना। किसने? जेरेमी बेंथम ने। किस विचारक ने न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण माना है? किस विचारक ने न्याय में सामाजिक उपयोगिता को सबसे महत्वपूर्ण माना है? तो इसका आंसर है जॉन स्टुअर्ट मिल ने। कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है लॉसवेल। हेरोल्ड लॉसवेल इसके लेखक हैं। कौन, कब, क्या और कैसे प्राप्त करता है? इस पुस्तक के लेखक हैं लॉसवेल। दूसरा आगे वाला क्वेश्चन देखिए आपके पास में, लैटिन भाषा के शब्द लेजिटिमेसी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है लॉफुल अर्थात वैधानिक। 13 नंबर क्वेश्चन, थॉमस हॉब्स की प्रथम प्रसिद्ध पुस्तक का नाम? थॉमस हॉब्स की प्रथम प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है लेवियाथन। शक्ति के कोई दो रूप, शक्ति के कोई भी दो रूप लिखने हैं आपको, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति। वैधता के के दो साधन कौन से हो सकते हैं? वैधता के दो साधन कौन से हो सकते हैं? देखिए, इसके अंदर वैधता प्राप्ति के कोई भी साधन, मतदान, जनमत, राष्ट्रवाद, ये सब के सब वैधता के साधन हो सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, शक्ति व सत्ता के बीच की कड़ी किसे माना गया है? वैधता को। शक्ति व सत्ता के बीच की कड़ी माना गया है वैधता को। सत्ता के कोई दो रूप लिखिए। सत्ता पालन के, देखिए जो आपके पास में सत्ता के कोई दो रूप हैं, परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, सत्ता पालन के कोई दो आधार। सत्ता पालन के कोई दो आधार हैं, विश्वास और लोकहित। जब विश्वास होता है जनता में और लोकहित की प्रवृत्ति होती है तभी सत्ता का पालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत किस विचारक ने दिया? तो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है बच्चों मार्क्सवाद की देन, ये कार्ल मार्क्स ने दिया। किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने। हेनरी फ्योल ने सत्ता की क्या परिभाषा दी है? आंसर देखिए, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगी। आप अगर आपके पास में क्वेश्चन बैंक है तो आप एक रजिस्टर लेकर के बैठ सकते हैं और मैं जो भी क्वेश्चंस के आंसर बोल रही हूँ आप उसके लिख सकते हैं।
सत्ता ये है आपके पास में, हेनरी फ्योल ने सत्ता की क्या परिभाषा दी है? इसका आंसर देखिए, सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। वापस एक बार पुनः सुनिए, सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, द रूलिंग क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? द रूलिंग क्लास पुस्तक के लेखक हैं बच्चों गितानो मॉस्का। 22 नंबर क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक के लेखक हैं जर्मनी के रॉबर्ट मिशेल्स। जर्मनी के रॉबर्ट मिशेल्स ने पुस्तक लिखी है पॉलिटिकल पार्टीज। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, शक्ति का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत किन विचारकों ने दिया? शक्ति का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत किन विचारकों ने दिया? तो इसके हैं देखिए, इटली के विल्फ्रेड पेरेटो, गितानो मॉस्को और जर्मनी के रॉबर्ट मिशेल्स। ये इन तीनों ने शक्ति का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत इन्होंने दिया है। वापस सुनिए, इटली के विल्फ्रेड पेरेटो, गितानो मॉस्को और जर्मनी के रॉबर्ट मिशेल्स। मैकाइवर के अनुसार शक्ति की परिभाषा लिखिए। मैकाइवर के अनुसार शक्ति की परिभाषा है बच्चों देखिए, यह किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन कराया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि उसका वास्तविक प्रयोग, यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन है बच्चों रॉबर्ट बायस्टेड का। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि उसका वास्तविक प्रयोग, यह कथन है बायस्टेड का। हिटलर व महात्मा गांधी के सत्ता के उदाहरण है। हिटलर व महात्मा गांधी की जो सत्ता थी, ये कौन सी सत्ता के उदाहरण है? ये उदाहरण है करिश्माई सत्ता के। शिक्षक की सत्ता किस प्रकार की सत्ता का उदाहरण है? शिक्षक की सत्ता उदाहरण है बच्चों कानूनी और तर्क संगत सत्ता का उदाहरण है शिक्षक की सत्ता। अब अगला क्वेश्चन आपके पास में 28 नंबर, वैधता का आधार देवीय उत्पत्ति के स्थान पर लोगों की सहमति को किसने बनाया? वैधता का आधार देवीय उत्पत्ति के स्थान पर लोगों की सहमति को किसने बनाया? तो इसका आंसर आएगा बच्चों 28 नंबर का हॉब्स, लॉक एवं रूसो ने। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास में 29, शक्ति की परिभाषा लिखिए। शक्ति की परिभाषा किसी एक विशेष विचारक की परिभाषा नहीं है, यहाँ पर शक्ति की परिभाषा है। तो ये देखिए, शक्ति का अभिप्राय है शक्ति दूसरों के कार्यों को, व्यवहारों को, विचारों को प्रभावित करने की क्षमता है। दूसरे के कार्य अगर आप प्रभावित करते हैं, दूसरे के विचार प्रभावित करते हैं और दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपके पास में शक्ति कहलाएगा। अब आता है इच्छा न कि बल राज्य का आधार होती है, यह कथन किसका है? 30 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इच्छा न कि बल राज्य का आधार होता है, यह कथन किसका है? यह कथन है बच्चों ग्रीन का। समाजीकरण क्या है? अब हम समाजीकरण किसे कहते हैं इसकी है देखिए, इसका अर्थ या समाजीकरण का से आशय क्या समझते हैं आप? इसका आंसर देखिए, समाज में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया समाजीकरण है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, मूल्यों एवं मान्यताओं आदि समाज की संस्कृति को अंगीकार कर उसका क्रियाशील सदस्य बनता है। जैसे प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति के अनुरूप बालक को बोलना, अभिवादन का तरीका, पूजा पद्धति, खान पान एवं पहनावा आदि आदतें सिखाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन कौन से अभिकरण राजनीतिक समाजीकरण में सहायक हैं? 32 नंबर है, राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण या साधन है। देखिए आपके पास में परिवार आएगा, शिक्षण संस्थाएं आएगा, राजनीतिक दल आएगा, राष्ट्रीय प्रतीक आएगा या जनसंचार के साधन आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपके पास में, जनसंचार के 3 माध्यम कौन कौन से? समाचार पत्र, टीवी और रेडियो, ये तीनों ही जनसंचार के सशक्त माध्यम है। आमंड और पावेल ने राजनीतिक समाजीकरण की क्या परिभाषा दी है? आमंड और पावेल ने राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है। उनके माध्यम से राजनीतिक समाजीकरण क्या है? वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी को भी राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाए। एलन बॉल ने राजनीतिक संस्कृति की क्या परिभाषा दी है? एलन बॉल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा है बच्चों, राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की उन अभिवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों के समूह से होता है जिनका राजनीतिक व्यवस्था व विषयों के साथ संबंध है। अब आता है आपके पास में अगला क्वेश्चन, राजनीतिक संस्कृति के किन्हीं 2 निर्धारक तत्वों के नाम लिखिए। राजनीतिक संस्कृति के किन्हीं 2 निर्धारक तत्वों के नाम। इसका आंसर आएगा बच्चों, राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व हैं इतिहास और धार्मिक विश्वास। फिर आता है राजनीतिक संस्कृति की
कोई दो विशेषताएं लिखिए, राजनीतिक संस्कृति की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर आएगा समन्वयकारी स्वरूप और अमूर्त स्वरूप। 38 नंबर क्वेश्चन, द सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं ग्रेबियल आमंड व सिडनी वर्मा द्वारा। ये 1961 में लिखी गई एक प्रसिद्ध रचना है। तो इसका आंसर क्या है? ग्रेबियल आमंड व सिडनी वर्मा द्वारा लिखित 1961 में लिखी गई ये एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। राजनीतिक संस्कृति के दो प्रकार कौन कौन से हैं बच्चों? तो एक प्रकार है आपके पास में संकीर्ण राजनीति, एक आती है संकीर्ण संस्कृति, एक आती है सहभागी संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति में एक आती है संकीर्ण और दूसरी आती है सहभागी। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, राजनीतिक संस्कृति के मुख्य विचारक कौन कौन से हैं? राजनीतिक संस्कृति के मुख्य विचारक हैं ग्रेबियल आमंड, सिडनी वर्मा, प्रोफेसर एस.सी. फाइनर और वाइसमैन। ये हैं राजनीतिक संस्कृति के 4 प्रमुख विचारक। वापस नाम बोल रही हूँ, ग्रेबियल आमंड, सिडनी वर्मा, प्रोफेसर एस.सी. फाइनर और वाइसमैन। अब आता है आपके पास में 41 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक सहभागिता के कौन से 2 स्वरूप हैं? लिखिए। राजनीतिक सहभागिता के 2 स्वरूप हैं बच्चों, विकासपरक और लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक सहभागिता के कोई 2 अभिकरण या साधन, ये हैं आपके पास में दबाव समूह या जन सुनवाई। फिर आता है 43 नंबर क्वेश्चन, प्रशासन गांवों शहरों के संघ कार्यक्रम राजनीतिक सहभागिता के किस अभिकरण का हिस्सा है? ये है जन सुनवाई का हिस्सा। प्रशासन गांवों और शहरों के संघ कार्यक्रम राजनीतिक सहभागिता के किस अभिकरण का हिस्सा है? तो ये है बच्चों जन सुनवाई का हिस्सा। प्रत्याहन का तात्पर्य क्या है? प्रत्याहन का तात्पर्य, प्रत्याहन से क्या समझते हैं? ये है बच्चों, ये प्रक्रिया जो अपनाई जाती है राजनीति में, अपनाई जाती है स्विट्जरलैंड में प्रत्याहन की प्रक्रिया। इसका तात्पर्य है संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत सार्वजनिक यह व्यवस्था या प्रथा है जब मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद से हटाने की विवश कर देते हैं। यानी कि जब मतदाता क्या करते हैं, जो अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजते हैं, उसका कार्यकाल उससे जब मतलब उससे सहमत नहीं होते, उसके कार्य से सहमत नहीं होते, तो उनको क्या करते हैं, वो समय से पहले ही बुला लेते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रत्याहार। वर्तमान में लोकतंत्र का कौन सा रूप विद्यमान है? 45 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, तो इसके अंतर्गत आंसर आएगा आपके पास में सहभागी लोकतंत्र। 46 क्वेश्चन का आंसर है अपने पास में बच्चों, राजनीतिक उदासीनता का प्रमुख कारण क्या है? राजनीतिक उदासीनता का प्रमुख कारण है जन सामान्य की नीति निर्माण, राजनीतिक गतिविधियों के प्रति रुचि न होना राजनीतिक उदासीनता का मुख्य कारण है। इसका वापस आंसर बोल रही हूँ, जन सामान्य की नीति निर्माण और राजनीतिक गतिविधियों के प्रति रुचि न लेना और राजनीतिक उदासीनता का मुख्य कारण है। अंतः अनुशासनात्मक उपागम किस बात पर बल देता है? इसका आंसर आएगा बच्चों व्यवहारवादी क्रांति पर। अंतः अनुशासनात्मक उपागम व्यवहारवादी क्रांति पर बल देता है। 48 नंबर क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक समाजीकरण का मुख्य आदर्श क्या है? भारत में राजनीतिक समाजीकरण का मुख्य आदर्श है बच्चों लोकतंत्र एवं स्वतंत्र समाज। किसी देश के नागरिकों एवं सरकार के मध्य विवाद का मूल कारण क्या है? किसी देश के नागरिकों एवं सरकार के मध्य विवाद का मूल कारण क्या है? विवाद का मूल कारण होता है निजता। अगर किसी व्यक्ति के निजता का यानी कि प्राइवेसी का हनन होगा तो वो सबसे बड़ा विवाद का कारण बनेगा किसी भी देश की नागरिक और सरकार के मध्य विवाद का। राजनीतिक संस्कृति उपागम की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1950 और 60 के दशक में। अब आता है आपके पास में किस देश के संविधान को जीवंत संविधान का दर्जा प्राप्त है? तो ये है आपके पास में बच्चों भारत के संविधान को जीवंत दस्तावेज का दर्जा प्राप्त है। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत के संविधान के निर्माण में समय लगा बच्चों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अब आपके पास में अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने भाग और कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका आंसर है 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार व कर्तव्य हैं? मूल अधिकार हैं बच्चों 6 और मूल कर्तव्य हैं 11। जब संविधान का निर्माण हुआ था तब आपके पास में मूल अधिकार दिए गए थे 7, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार को खत्म कर दिया गया, तो अभी मूल अधिकार आपके पास में है 6। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं?
ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं बच्चों आयरलैंड के संविधान से। तो हमने किए हैं अभी तक 55 क्वेश्चन। आगे हमारा वीडियो और है, लगातार आपको देखना है ताकि आपके पास में परीक्षा से संबंधित जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं आपके पास में एक बार रिवाइज हो जाएं। आपको ना पढ़ना पड़े ना और कुछ करना पड़े, बस केवल आपको वीडियो को सुनना है। सुनेंगे अच्छी तरीके से, बिल्कुल मन लगा करके, तो गारंटी है कि आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिमाग में बैठेंगे, और बैठेंगे जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको उसका आंसर भी ध्यान आएगा। तो अब हम आगे करेंगे 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए बच्चों आगे हम करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, भारत के संविधान के मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारत के संविधान के मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व नहीं है, यहाँ है मूल अधिकार। तो भारत ने जो अपने संविधान में मूल अधिकार लिए हैं वो किस देश से लिए हैं? वो हमने लिए हैं बेटा अमेरिका के संविधान से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान से, अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकार लिए हैं। अगला क्वेश्चन 57, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये है, यहाँ पर है 86वें संवैधानिक संशोधन दिसंबर 2002 में। यह है 86 संवैधानिक संशोधन जो हुआ दिसंबर 2002 में। इसके द्वारा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार संविधान में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया? संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया, मतलब कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो इसका आएगा आपके पास में संविधान में 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, कौन से संशोधन द्वारा? 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन है जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। अब आता है आपके पास में 59, भारतीय संविधान में कठोरता एवं लचीलापन किन देशों के संविधान से लिया गया है? कठोरता और लचीलापन का जो गुण है वो कौन से देशों के संविधानों से लिया गया है? तो कठोरता का जो तत्व है वो लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से, और लचीलेपन का जो तत्व है भारतीय संविधान का प्रमुख विशेषता है वो लिया गया आपके पास में ब्रिटेन के संविधान से। तो कठोरता का समावेश किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से और लचीलेपन का समावेश किया गया ब्रिटेन के संविधान से। अब आपके पास में है अगला क्वेश्चन, कार्यपालिका के आदेशों को कौन अवैध घोषित कर सकता है? कार्यपालिका के आदेशों को न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए, क्या जोड़े गए हैं, कौन से शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो इनका आंसर है बच्चों समाजवाद, पंथ निरपेक्ष को 1946 में जोड़ा गया तथा उद्देशिका में अखंडता शब्द को सम्मिलित किया गया। यानी कि प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द हैं समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। इसके बाद में आपके पास में आए हैं, संविधान में भारत के नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? 6। कितने दिए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं संविधान में। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये बच्चों लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व जो भारत के संविधान में सम्मिलित किए गए हैं वो हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अब ये क्वेश्चन है आपके पास में, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं? और अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये है आपके पास में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार है वो जोड़ा गया है 86। पहले भी ये क्वेश्चन आया है 86 यानी कि 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा दिसंबर 2002 में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु किस वर्ष किससे 21 वर्ष से हटा करके, यहाँ पे किस वर्ष लिखा हुआ है, यहाँ पे बच्चों होगा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में
21 वर्ष से घटा करके करी गई 18 वर्ष, ये की गई है 61वें यानी कि 61 संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। अब आपके पास में 68 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, हम बहुत करीब पहुंचने वाले हैं 70 नंबर क्वेश्चन के। 68 नंबर क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की गई हैं। यहाँ पर अनुच्छेद भी बताया बच्चों मैंने, 248 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 248 के दौरान के अंतर्गत जो शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो केंद्र सरकार को सौंप दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए। इसके अंदर आपके पास में ये आते हैं समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये पहले भी क्वेश्चन आया है, वापस रिपीट हुआ है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग व कितने अनुच्छेद हैं, कुल कितने भाग और कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो आपके पास में भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं 22 और अनुच्छेद हैं हमारे पास में 395। भाग है आपके पास में 22 और अनुच्छेद जो है आपके पास में है 395 अनुच्छेद हैं। अब आपके पास में बच्चों जो प्रारंभ होते हैं वो होते हैं आपके पास में प्रश्न बैंक के अंतर्गत जो दिए गए हैं आपके पास में फिलप्स। तो देखिए आपके पास में जो फिलप्स है यानी कि रिक्त स्थान है आपके पास में 30 है। 30 में से जो पहला है आपके पास में रिक्त स्थान वो देखिए उसके अंदर है पहला जो रिक्त स्थान है वो पढ़ना प्रारंभ करती हूँ मैं, उसका आंसर भी बोलूंगी मैं। देखिए भारत की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? संसद। भारत की व्यवस्थापिका को हम कहते हैं संसद। संसद का महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना यानी कि विधि निर्माण। यहाँ पर खाली स्थान में आएगा विधि निर्माण यानी कि कानून बनाना। धन विधेयक को कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है? में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसका आंसर है तीसरे का लोकसभा। चौथा फिलअप है आपके पास में संविधान के अनुसार कार्य संचालन की भाषा कौन सी है? तो इसमें दोनों ही भाषा आएंगी बच्चों, हिंदी और अंग्रेजी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है किसमें? कौन से अनुच्छेद में? 368 जो अनुच्छेद है उसमें संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो यहाँ पर कौन से अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? 368 में। फिर अगला क्वेश्चन है आपके पास में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में आएगा राज्यसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? राज्यसभा का जो गठन होता है संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 80 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत राज्यसभा का गठन होता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12। मंत्री केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है जिसका वह सदस्य है। केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है जिसका वह सदस्य है। प्रारंभ में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 500। सह अस्तित्व का भावार्थ क्या है? जियो और जीने दो। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से अंग की स्थायी सदस्यता की मांग रखी है? संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है जिसकी स्थायी सदस्यता की मांग भारत ने रखी है? वो है बच्चों सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है बच्चों 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? 111। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अनुच्छेद हैं बच्चों 111। यहाँ पे मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, भारतीय संविधान में के अनुच्छेद में अपने पास में जो अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं 395। अब अगला जो क्वेश्चन है आपके पास में आता है महासभा के प्रथम सभापति कौन थे? महासभा के प्रथम सभापति थे बच्चों बेल्जियम के मिस्टर पॉल स्पुक जो थे बेल्जियम के थे, वो महासभा के प्रथम सभापति थे। अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में कितने सदस्य शामिल थे? 51। कितने सदस्य शामिल थे? 51। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। यूनेस्को शिक्षा व शक्तियां, यहाँ पर शक्तियां दे रखी, यहाँ पर शक्तियां नहीं होगा बच्चों, संस्कृतियों के प्रचार हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंसी है। यूनेस्को ऐसी एजेंसी है जो शिक्षा का प्रसार करती है और संस्कृतियों का प्रचार प्रसार करती है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। वर्तमान में श्री एंटोनियो गुटेरस
ये यूएन के महासचिव हैं। श्री एंटोनियो गुटेरस, ये यूएन के महासचिव हैं। सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य हैं। कितने हैं? 10 अस्थायी हैं और स्थायी सदस्यों की संख्या है 5। बांग्लादेश को स्वतंत्रता सन कब मिली थी? 1971 में। बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली 1971 में। भारत चीन के मध्य में 1962 में युद्ध हुआ था। भारत में प्रथम बार गुट निरपेक्षता शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। ये प्रश्न है बच्चों, भारत में प्रथम बार नहीं होगा। गुट निरपेक्षता का शिखर सम्मेलन प्रथम बार आयोजन हुआ, उसका हुआ 1961 में बेलग्रेड में। बेलग्रेड सम्मेलन में 25 विकासशील देशों ने भाग लिया था। कितने विकासशील देशों ने भाग लिया था? 25 विकासशील देशों ने भाग लिया था, जो हुआ था 1961 में। यूएनओ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आराम से लिख सकते हैं आप, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ को पूरा नाम है। 1960 में भारत व पाकिस्तान के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? यहाँ पर आंसर आएगा बच्चों, सिंधु जल समझौता हुआ 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में। अब आता है आपके पास में 27 क्वेश्चन। 1950 में नेपाल का शासक भारत की शरण में आया। कौन सा शासक आया? राजा त्रिभुवन वीर विक्रम सिंह नेपाल का शासक था, जो 1950 में भारत की शरण में आया था। वापस बोल रही हूँ इसका आंसर, राजा त्रिभुवन वीर विक्रम सिंह जो भारत की शरण में आया था, नेपाल का शासक था 1950 में। 28 नंबर क्वेश्चन, 1959 में भारत ने 14वें दलाई लामा को शरण दी थी। 14वें दलाई लामा को शरण दी थी 1959 में, जिसे चीन ने शत्रुतापूर्ण कार्यवाही माना। तो यहाँ पर आपके पास में फिलअप में आएगा 14वें दलाई लामा को शरण दी थी, जिसे चीन ने शत्रुतापूर्ण कार्यवाही भी माना था। अब आता है 29, कौन सा विवाद भारत पाक संबंधों में तनाव का कारण है? तो कश्मीर का विवाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव का कारण है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में, भारत चीन के बीच भौगोलिक सीमा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। इसका आंसर आएगा बच्चों मैकमोहन रेखा है, जो भारत चीन के बीच भौगोलिक सीमा का नाम है वो है मैकमोहन रेखा। तो ये हुआ आपके पास में बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको राजनीति विज्ञान के सभी प्रश्न बैंक के सभी शॉर्ट क्वेश्चन करवाए हैं और सभी फिलअप्स कराए हैं। आने वाला वीडियो होगा मेरा राजनीति विज्ञान से संबंधित ही, जिसमें मैं आपको 4 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं 4 नंबर के क्वेश्चंस में, 5 नंबर के क्वेश्चन में और 6 नंबर के क्वेश्चन में, ताकि आपकी राजनीति विज्ञान की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो सके। मेरा उद्देश्य मात्र यही है, ताकि बोर्ड के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल मैं वीडियो बना सकूं और वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी तैयारी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।